अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज़ असल में मेटाफिज़िक्स के ऊपर है जो एरिस्टोटल की लिखी हुई है। हम इसकी सारी बुक्स को डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर हम बात करेंगे। आज की जो ये वीडियो है ये मेटाफिज़िक्स की फ़र्स्ट बुक और उसके चैप्टर 1 के ऊपर है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन जो बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उनका कतई ये मतलब नहीं है कि वो बातें आज की तारीख के अंदर या क्या उसको आज की साइंस या टेक्नोलॉजी उसको सही मानती है या नहीं मानती। यानी हमारा मकसद अरस्तू की किताब की बात करना है, उसके ऊपर बात करना नहीं, उसके ऊपर कमेंट्स करना नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करती है, साइंस के ऊपर मैच करती है या नहीं करती। तो हम स्टार्ट करते हैं बुक 1 चैप्टर 1 से, मेटाफिज़िक्स बाय एरिस्टोटल। अरस्तू कहता है कि इंसान में जो जानने की ख्वाहिश है वो उसकी फ़ितरत में शामिल है। हर इंसान फ़ितरतन जानने की ख्वाहिश रखता है, इल्म हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि इंसान को अपनी सेंसेस पसंद होती हैं। हम अपनी सेंसेस को बड़ा जो है वो लाइक करते हैं और उनका इस्तेमाल बड़ा पसंद करते हैं। सिर्फ़ इस वजह से नहीं कि वो यूज़फुल हैं। मुझे आंखें सिर्फ़ इसलिए नहीं पसंद कि मुझे देखने में मदद दे रही हैं। मुझे आंखें इसलिए भी पसंद हैं कि मैं उनसे खूबसूरत मंज़र देख सकता हूँ। मैं उनसे समंदर के ऊपर लहरों को देख सकता हूँ। मैं निकलते हुए सूरज की किरणों को ज़मीन के ऊपर पड़ते देख सकता हूँ। मुझे कान सिर्फ़ इस वजह से नहीं पसंद कि मैं उससे यूनिवर्सिटी में लेक्चर सुन सकता हूँ, मैं उससे न्यूज़ सुन सकता हूँ। मुझे अपने कान इस वजह से भी पसंद हैं, मुझे अपनी समात इस वजह से पसंद है कि मैं उससे खूबसूरत म्यूज़िक सुन सकता हूँ। मैं बारिश की आवाज़ पसंद करता हूँ, मैं वो सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तो एरिस्टोटल कहता है बेसिकली कि हमारी सेंसेस ना सिर्फ हमें फ़ायदा देती हैं बल्कि वो हमें हमारी ज़ात को भी अच्छी लगती हैं। और यही वजह है कि हम अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करके जो है वो चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अरस्तू कहता है कि हमें अपनी सारी सेंसेस में जो सबसे ज़्यादा कोई सेंस पसंद है तो वो हमें अपनी बसारत है, अपनी देखने की हिस्स पसंद है। ऐसा क्यों? अरस्तू कहता है कि इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक तो ये है कि हम जब किसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ना करने का इरादा रखते हों, हमारा कोई भी इरादा नहीं है कि हम कोई चीज़ करें, तब भी हम देखने को दूसरी चीज़ों पर तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी बस का इंतज़ार कर रहे हों और हम किसी बस स्टैंड पे बैठे हों, तो इंतज़ार के दौरान हम अपनी आंखें, आप अपने देखने का काम कभी भी बंद नहीं करते। वो अलग बात है कि हम बसों की आवाज़ों को सुनना पसंद नहीं करते, शोर को पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन हम देखने का अमल नहीं रोकते। तो अरस्तू कहते हैं कि एक तो ये वजह है कि हम बग़ैर इरादे के चीज़ों को देखना फिर भी पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आँखें ऐसी चीज़ हैं जो चीज़ों के दरमियान फ़र्क को उजागर करती हैं। चीज़ों के दरमियान फ़र्क करने के लिए हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास हिस्स है वो हमारी देखने की हिस्स है। और सबसे ज़्यादा जो इल्म हासिल करने का और जानने का हमें मौका फ़राहम करती हैं वो हमारी आँखें हैं। अरस्तू कहता है कि तमाम तर जानवर, जितने भी जानवर इस ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, वो सब फैकल्टी ऑफ सेंसेशन के साथ ही पैदा होते हैं। यानी किसी न किसी तरह से उनके अंदर कोई हसास, ये जो हवास ख़म्सा हमारे पास हैं, इस तरह मिलते जुलते जो सेंसेस हैं वो हर तरह के एनिमल के अंदर मौजूद होती हैं। अब वो कहता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेंसेस भी मौजूद हैं और इन सेंसेस से फिर सेंसेशनल मेमोरी पैदा हो जाती है। यानी कि वो सेंसेस किसी न किसी एक डाटा सेंटर, किसी न किसी एक बॉक्स कह लें, इंफॉर्मेशन का एक डाटा सेंटर कह लें, यानी कि सेंसेस भी मौजूद हैं और उनके पास एक मेमोरी कार्ड, एक चिप भी उनके पास मौजूद है जिसमें वो अपनी सेंसेशनल मेमोरी को स्टोर करते हैं। तभी वो कहता है कि वो जानवर जिनके पास ये सेंसेशनल मेमोरी भी होती है, सेंसेस भी हैं, सेंसेशनल मेमोरी भी है, तो
उन जानवरों को सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो जानवर सुपीरियर हैं उन जानवरों की निस्बत जो मेमोरी नहीं रखते, जिनके पास याददाश्त नहीं है ये वाली, तो उनको सिखाया नहीं जा सकता। उनके बरक्स वो जानवर जिनके पास सेंसेशनल मेमोरी है, उनको ट्रेन किया जा सकता है, उनको टेम किया जा सकता है। अब अरस्तू मिसाल देता है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो सुन नहीं सकते, और उसमें वो हनी बी का जिक्र करता है कि जैसे हमारे पास हनी बी है, हम देखें तो वो सुन नहीं सकती। अगर वो सुन नहीं सकती, सेंसेस उसके पास भी हैं, उसके पास डाटा सेंटर भी है, लेकिन उसके पास सुनने की हिस्स नहीं है। तो अगर सुनने की हिस्स नहीं है तो अरस्तू कहता है कि हम उसको सिखा नहीं सकते, हम उसको ट्रेन नहीं कर सकते, उसको सिखला नहीं सकते कोई चीज़। और इस तरह के तमाम जानवर जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनके पास भी सुनने की हिस्स नहीं है, हम उनको सिखा नहीं सकते। अच्छा, अब अरस्तू कहता है कि इंसान के अलावा जितने भी जानवर हैं वो इसी जो ज़ाहरी तासुरात हैं और अपनी याददाश्त है, इनको यूज़ करके अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी उनकी सारी ज़िंदगी वो अपनी सेंसेशनल मेमोरी और जो कुछ अपीयरेंसेस हैं, जो ज़ाहरी तासुरात हैं, इनके ऊपर डिपेंड करती है, और इसी के मुताबिक वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जबकि इंसान जो है उसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। वो अपनी ज़िंदगी दो तरीक़ों से गुजारता है, बाय आर्ट और बाय रीज़निंग, यानी फ़न के ज़रिए और अक्ल के ज़रिए। तो ये चीज़ इंसान को जानवरों से बेहतर बनाती है, क्योंकि वो उनके उसके पास रीज़निंग है, रीज़निंग की पावर है, और उसके पास आर्ट है, उसके पास फ़न है। अब यहाँ से एक नई बहस स्टार्ट होती है कि आर्ट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और ये कैसे हासिल किया जाता है। इसके बारे में अरस्तू कहता है कि देखें, कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक बात, कोई भी एक चीज़ जिसके ऊपर हमारे पास बार बार सेंसेशनल मेमोरीज़ आ रही हैं, किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक बात के बारे में। अब वो सारी सेंसेशनल मेमोरीज़ जो किसी एक चीज़ के ऊपर हमारे पास हमारे माइंड के अंदर इकट्ठी हो रही हैं, वो मिलके हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस बनाती हैं। तो अगर हम देखें तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें डिफरेंट सेंसेस के थ्रू किसी एक चीज़ के ऊपर आ रही थी, उन्होंने मिलके एक्सपीरियंस को जन्म दिया, उन्होंने तजर्बा बनाया। अब देखने में तो ये लगता है कि एक्सपीरियंस जो है वो जैसे साइंस है, जैसे आर्ट है, एक्सपीरियंस भी उसी तरह है, लेकिन रसूल कहते हैं हकीकत में ऐसे नहीं है। हकीकत में साइंस और आर्ट के थ्रू, इस इन दो चीज़ों के थ्रू हमारे पास असल में एक्सपीरियंस आता है। अब वो यहाँ पे रेफरेंस देता है पोलस का, वो कहते हैं जिसने कहा था कि तजुर्बा जो है वो फ़न को जन्म देता है, और जो लाइल्मी है वो महज इत्तेफाक को जन्म देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आर्ट, या जिसको अरस्तू फ़न कह रहा है, ये फ़न कैसे पैदा होता है। अब हम बहुत से तजुर्बात करें, बहुत से तजुर्बात करें, उन एक्सपीरियंसेस से, उन तजुर्बात से हमारे पास बहुत सी ऑब्ज़र्वेशंस हासिल होंगी। अगर हम उन सारी ऑब्ज़र्वेशंस को इकट्ठा कर दें तो वो सारी ऑब्ज़र्वेशन मिला के हम उनके ऊपर कोई एक जनरल सी जजमेंट दें, एक अमूमी राय कायम करें उन ऑब्ज़र्वेशंस के ऊपर, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि ये एक फ़न है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है, अरस्तू ने यहाँ पे बेसिकली कैलियास का ज़िक्र किया है कि अगर फ़र्ज़ करें कैलियास बीमार हुआ और उसने एक XYZ फ़र्ज़ करें एक डिज़ीज़ थी, और वो किसी डॉक्टर के पास गया, किसी तबीब के पास गया, और उसने एक दवाई दी। फ़र्ज़ करें उस दवाई का नाम ABC था, ठीक है। अब सोक्रेटिस भी बीमार हुआ, उसी डॉक्टर ने वही दवाई दे दी। एक और बंदा था, वो भी बीमार हुआ, तो उसी डॉक्टर ने सेम वाली मेडिसिन उनको दे दी। अब वो मेडिसिन तीनों के ऊपर काम कर दी, उसने सही रिज़ल्ट्स दिए। यहाँ तक तो ये चीज़ एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस था कि वो जब ये दवाई देता है इन मरीज़ों को, तो वो दवाइयाँ जो हैं वो बेहतर काम करती हैं। लेकिन सुकरात कहता है कि ये तजर्बा है, फ़न कब पैदा होगा कि जब डॉक्टर ये समझता हो
कि वो कैलियस अगर उसके पास आया है, सोक्रेटिस उसके पास आया है, या कोई और शख्स उसके पास आया है, तो असल में उसकी कंडीशन क्या थी, उस बीमारी के अंदर क्या फ़ील हुआ, उसकी बॉडी की कंडीशंस क्या थी, तो उसके ऊपर कौन सी दवाई दी गई, इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ उसको बेहतर रह सकती थी। ये उस चीज़ का फ़न है, ये मेडिसन का फ़न है। इसी तरह से हम एक्सपेरिमेंट और जो आर्ट है उसको हम अलहदा करते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर आम तौर पे आम हालात के अंदर हम देखें, तो जो एक्सपीरियंस है या तजुर्बा है, वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बहुत दफ़ा, बल्कि बीसियों दफ़ा हमने ज़िंदगी के अंदर देखा होगा कि जो सिर्फ तजर्बाकार लोग हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं उनसे जो सिर्फ डिग्री याफ्ता होते हैं। हम मिसाल ले लें कि जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में किसी लैब में जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बड़ा एफिशिएंट अपना काम कर रहे होते हैं, और वो बाज़ दफ़ा जो यंग टीचर्स होते हैं या दूसरे टीचर्स उनसे भी अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस की वैल्यू कम है, एक्सपीरियंस बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो एक्सपीरियंस है वो इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि ये इंडिविजुअल्स के ऊपर काम करता है। देखें, जो फ़न है, जो जिसको हम आर्ट कह रहे हैं, फ़न एक जनरल जजमेंट है, एक अमूमी राय है किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन लोगों का इलाज अमूमी राय पे नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हम एक कॉन्सेप्ट बनाएं कि पैरासीटामोल जो है वो उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जिनको लीवर का मसला हो, ठीक है, बाकी सारे बुखार के अंदर बेहतर है। अब एक जो माहिर डॉक्टर होगा, एक जो एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, उसने लोगों का इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इलाज करना है, उसने पूरी इंसानियत का इलाज नहीं करना, उसने XYZ का इलाज करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक उस्ताद जो है वो इंसानियत को नहीं पढ़ाता, वो लोगों को पढ़ाता है, वो ABCDEF इन लोगों को पढ़ाता है, वो इंसानियत को नहीं पढ़ा रहा होता। तो जब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर काम करता है एज़ कम्पेयर टू आर्ट या फ़न। लेकिन इसकी एक और अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हम ड्राइवर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक शख्स है जिसने एक पूरा उसने कोर्स किया कि ड्राइव किस तरह से करते हैं, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, उसकी पूरी एजुकेशन ली, उसकी पूरी ट्रेनिंग्स ली। जबकि दूसरी साइड पे एक ऐसा शख्स है जिसने ना कोई ट्रेनिंग ली है, ना कोई वो पढ़ा लिखा है, ना कोई इस तरह के मामला से वो वाकिफ़ है, वो सिर्फ जानता है कि ये गियर लगा के ये होगा, जब मैं एक्सेलेरेटर दबाऊंगा तो गाड़ी चलेगी, ठीक है। और ये करते करते उसको 20 30 40 साल हो चुके हैं। अब वो इतना एक्सपीरियंस्ड है कि वो बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता है उन लोगों की निस्बत जो लोग उसके आर्ट को समझते हैं, जो उसके फ़न से वाकिफ़ हैं, उन लोगों की निस्बत वो ज़्यादा अच्छी ड्राइव कर सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो एरिस्टोटल हमारे सामने लेके आता है। वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ें ठीक हैं, एक्सपीरियंस अच्छा काम कर रहा है, एक्सपीरियंस जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बेटर परफॉर्म कर रहा है, आर्ट की भी अपनी जगह, लेकिन जब हम इल्म फ़हम के ऊपर बात करें, जब हम नॉलेज की बात करते हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो जो फ़नकार है, जो आर्टिस्ट है, वो इल्म के ज़्यादा नज़दीक है। अगर हम उसको कंपेयर करें एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ, तो उसकी निस्बत एक आर्टिस्ट जो है वो इल्म के ज़्यादा नज़दीक है। और ऐसा क्यों है? अरस्तु कहता है क्योंकि आर्टिस्ट जानता है चीज़ों की वजूहात को, उसको कॉजेज़ का पता है, उसको चीज़ों के दरमियान छुपी हुई वाय का पता है कि ये ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ की कॉज क्या है। अगर मैं फ़लाँ चीज़ को इस तरह से करूँगा तो ना करने से मुझे कौन से नुकसान हो सकते हैं, कौन सी चीज़ यहाँ पे कैसे इम्प्लाई हो रही है। तो यानी कि आर्टिस्ट जो होता है वो चीज़ों की उनकी कॉजेज़ से वाकिफ़ होता है, वाइज से वाकिफ़ होता है। एक्सपीरियंस बंदा जो है वो उनकी रीज़न्स या उनकी कॉजेज़ से वाकिफ़ नहीं होता।
तो इस वजह से अरस्तू कहता है कि अगर दानाई की बात की जाए, अगर विजडम की बात की जाए, तो जो एक्सपीरियंस बंदा है उसकी निस्बत जो फ़नकार है वो ज़्यादा दाना समझा जाता है, वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है इल्म की रूह से। हर फ़न में ऐसे है। आप देख लें, एक मिस्त्री है जो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से जानता है और वो काम पिछले 20 या 30 साल से कर रहा है। वो जानता है कि घर कैसे बनाते हैं, एक मॉल कैसे बनाते हैं, दीवार कैसे बनानी है, छत कैसी बनानी है, वो जानता है। एक इंजीनियर जिसने मुकम्मल इसको स्टडी किया है, जो इन चीज़ों से वाकिफ़ है, वो भी जानता है कि घर कैसे बनते हैं, मॉल्स कैसे बनते हैं, डैम्स कैसे बनते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। अगर इल्म की बात की जाएगी, अगर रीज़न्स को देखा जाएगा, अगर इल्म व हिकमत को देखा जाएगा, तो इंजीनियर उसके ज़्यादा नज़दीक है। किस तरह से कि वो जानता है कि ये चीज़ अगर इस तरह बनाई जाए तो वो क्यों फ़ायदेमंद है। अगर मैं अपने कमरों का रुख सूरज की तरफ करूँगा तो क्या होगा, कौन सा एंगल किस तरह से रखूँ तो रोशनी भी आएगी और घर जो है उसमें हीट भी नहीं होगी। तो एक्चुअल कहने का ये मतलब है कि जो इंजीनियर है वो जानता वो भी है, एक्सपीरियंस बंदा भी जानता है, लेकिन जो इंजीनियर है वो कॉजेज़ को जानता है, वो वाइज को जानता है, वो जवाब दे सकता है। इसी बात अरस्तू कहता है कि अगर हम डेफिनेशन करें किसी वाइज मैन की, तो यहाँ से साबित होता है कि एक दाना शख्स वो होगा जो दो चीज़ें जानता हो। एक तो वो उसको पता है कि मैंने इन चीज़ों पे अमल करना है, वो एक्शंस को जानता है। दूसरा, वो इन एक्शंस के पीछे जो बुनियादी उसूल हैं उनसे भी वाकिफ़ होता है। यही चीज़ है जो इल्म और जहालत के दरमियान फ़िक्र कर जो है वो फ़र्क करती है। और ज़ाहिर बात है, जो जानता है वो सिखा सकता है, जो सिखा सकता है वो जानता है। इसलिए जो कारीगर है या जो एक्सपीरियंस बंदा है वो अपना काम इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो सिखा नहीं सकता क्योंकि वो जानता नहीं है, और जो जानता नहीं है वो सिखा नहीं सकता। अब अगर जो हमारे पास सेंसेस हैं, दोबारा अगर हम अपने पहले वाले टॉपिक के ऊपर वापस आएँ जहाँ से हमने इस गुफ्तगू का आगाज़ किया था, हम अपनी सेंसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो अरस्तू कहता है कि सेंसेस अच्छी तो हैं, लेकिन सेंसेस को हम सोर्स नहीं समझ सकते नॉलेज का, विजडम का। क्यों नहीं समझ सकते? कि जो सेंसेस हैं अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त वो पर्टिकुलर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, लेकिन वो हमें वाई का जवाब नहीं दे रही, वो हमें क्यों का जवाब नहीं दे रही। हमें हमारी सेंसेस बता सकती हैं कि आग गर्म है, लेकिन हमारी सेंसेस ये नहीं बता सकती कि आग क्यों गर्म है। इसके बाद जो है रसूल कहता है कि अगर हम पिछले दौर पे चलें, बहुत इब्तदाई दौर के ऊपर अगर हम बात करें, तो अमूमी एक ये चीज़ जो है वो माशरे के अंदर थी कि वो शख्स, कोई ऐसा शख्स जो था, कोई नई आर्ट जब इन्वेंट करता था जो आम मुशाहिदों से ज़रा डिफरेंट होती थी, तो लोग जो थे वो उसको दाना समझते थे क्योंकि वो कुछ नया जानता था जो लोग नहीं जानते थे। तो यहाँ से अरस्तू कहता है कि फ़नून की तादाद बढ़ने लगी और बेसिकली दो तरह के फ़न, हम उसको अगर कैटेगराइज़ करें तो दो तरह के हो गए। एक वो फ़न थे जो डील कर रहे थे विद नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जिनका ताल्लुक़ जो था वो ज़रूरियात ज़िंदगी से था, और एक उस तरह के फ़न थे, फ़नून थे जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात ज़िंदगी से नहीं था, बल्कि वो तफरीह के लिए थे, उनका रिक्रिएशनल पर्पस था उनका। अरस्तू कहता है कि असल में अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा हम देखेंगे कि बेहतर कौन से हैं, तो वो वाले फ़नून हैं जो तफरीह के लिए बने थे, जो रिक्रिएशनल थे। इसकी वजाहत अरस्तू इस तरह से करता है क्योंकि इनका मकसद जो था वो फ़ायदा हासिल करना नहीं था या फ़ायदा देना नहीं था। इनका मकसद जो था वो फ़ोकियत था, समझना था, जानना था। तो अरस्तू कहता है कि इस तरह ये वाले जो फ़नून थे ये इल्म के और हिकमत के ज़्यादा नज़दीक समझे जाते हैं। अब वो कहता है कि जब हम फ्री हो गए अपनी सारी मामलात से, और जब हमें पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए
ज़रूरी हैं, कौन से अलूम के ऊपर कितना कितना नॉलेज हमें चाहिए। जब हमने बेसिक्स को समझ लिया तब हमने जो है वो उन चीज़ों की तरफ मूव किया जो ज़रूरत नहीं थे, जिनका मकसद तफरीह नहीं था। तब नज़रियात ने जन्म लिया, थ्योरीज़ ने जन्म लिया। वो कहता है यही वजह है कि ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा उनका ओरिजिन हमें मिलता है जहाँ पे लोग जो थे उनकी बेसिक ज़रूरियात पूरी थी और उनको पैसों की या दूसरे मामलात की इतनी उनके अंदर वो इतने ज़्यादा जो उनको मेहनत नहीं करना पड़ती थी। तभी अरस्तू कहता है कि अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का आगाज़ जो हुआ वो इजिप्ट से हुआ, मिस्र से हुआ, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो फाइनेंशियली बेहतर कंडीशन के अंदर थे, तो नेसेसिटीज़ उनकी पूरी हो चुकी थी। अब उनका जो काम था वो मैथमेटिक्स के ऊपर, तफरीह के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा था। अब अरस्तू जो है वो इन चीज़ों को कंक्लूड करता है और लास्ट में जो है वो कहता है कि मैंने अपनी एथिक्स के अंदर बताया है कि आर्ट क्या है, साइंस क्या है और इस तरह की जो कैंडिडेट फैकल्टीज़ हैं वो असल में होती क्या हैं उनके बारे में बता दिया। लेकिन एंड पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट अरस्तू बात करता है, वो कहता है कि विजडम, तमाम इंसान इस चीज़ के ऊपर अग्री करते हैं कि दानाई उस चीज़ को समझा जाएगा, उसको समझा जाएगा दाना जिसके पास दो चीज़ें हों, जो फर्स्ट कॉज को जानता हो और जो प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स से वाकिफ़ हो। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, फर्स्ट कॉज और प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स। अगर हम इनके ऊपर बात करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी सीरीज़ हमें इनके ऊपर करना पड़ जाएगी। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे रोकेंगे। पहले हम मेटाफिज़िक्स के अगले चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे, फिर यहाँ से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। असल में ये फ़र्स्ट कॉज और जो प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स है, ये चीज़ें आपस में ये ऐसा सवाल और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े इब्तदाई दौर के अंदर शुरू हुई और ये अभी तक जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉज अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दूँ तो जैसे हम देखते हैं कि हम पैदा हुए अपने माँ बाप की वजह से, वो अपने माँ बाप की वजह से पैदा हुए, उनके माँ बाप की वजह से पैदा हुए। तो अगर ये चीज़ों को हम मिलाते जाएं तो ये एक पूरी सीरीज़ बनेगी। अरस्तू कहता है कि ये चीज़ें, ये जो सीरीज़ है ये हमेशा किसी लामहदूद पॉइंट तक नहीं जाएगी, एंड पे कोई ऐसी चीज़ आएगी जो अनकॉज्ड होगी। ठीक है, तो बेसिकली यही वो पॉइंट था जहाँ से कॉन्सेप्ट को लोगों ने इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ चीज़ें साबित करने की कोशिश की। तो खैर हम इसके ऊपर बात करेंगे फ़र्स्ट कॉज के ऊपर और हम लिंक करेंगे यहाँ पे कॉज एंड इफ़ेक्ट को और कज़ालिटी के इश्यूज़ को। फिर हम डेविड ह्यूम, इमाम गज़ाली और इनके ऊपर भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो एरिस्टोटल है इसकी मेटाफिज़िक्स को देखते हैं और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम उसके सेकंड चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।